नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों इस क्रम में। प्रश्न संख्या 1 पर, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है। क्या होता है, किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में, कोई एक जैसे कि पाठ है, उस पाठ की अलग अलग इकाई करके फिर जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि पहले क्या चीज़ थी, पहले पूर्ण था, ये क्या है, ये पूर्ण है मित्रों, ठीक है, इकाई है। इसके फिर सूक्ष्म खंड कर दिए जाते हैं, फिर सूक्ष्म किया जाता है, यानी पूर्ण से फिर क्या कर दिए जाते हैं, अंश किए जाते हैं। तो पूर्ण से अंश ये किस में चलता है, पूर्ण से अंश किस में चलता है। तो अन्वेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, संश्लेषण या प्रयोजना। तो प्रयोजना विधि में ऐसा नहीं है, अन्वेषण में भी नहीं है। अन्वेषण में खोज होती है, प्रयोजना में समस्या का समाधान होता है, ठीक। अब दो विकल्प बचे, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दो में से होंगे विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। देखिए, इसमें जो विश्लेषण विधि है ना, इसका मतलब क्या होता है मित्रों, विश्लेषण विधि का मतलब होता है विस्तार करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी एक चीज़ के टुकड़े हो रहे हैं, मतलब विस्तारित तो हो रहा है, इस चीज़ का विस्तारित तो हो रहा है, यानी कि पूर्ण से अंश इसमें चलेगी, ठीक है। संश्लेषण में क्या होती है, संश्लेषण में तो उल्टा होता है, जैसे अंश की होते हैं, अंश से फिर पूर्ण की ओर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देखिए, ध्वनि का, शब्द का और वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में कौन सा उद्देश्य की यहाँ पे प्राप्ति हो रही है, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य की। प्रश्न संख्या 2 में विकल्प 1 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करना है तो कौन सा माध्यम है कल्पना शक्ति के लिए। कल्पना शक्ति मुख्य रूप से किसका है, कथा, कहानी सुनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से है कि कहानी सुनाओ, यानी कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो महापुरुषों के जीवन या छोटे बालक नहीं समझ पाएंगे, महापुरुषों के जीवन से जो सीख मिलेगी। पौराणिक गाथाएं भी नहीं होगी। रसानुभूति कविताएं, रसानुभूति रस आने वाली, तो ये तो बाद की हो सकती है। हालांकि तुकबंदी कविताएं कह सकता हूँ, लयबद्ध कविता कह सकता हूँ, और परियों की कहानियां हैं वो कह सकता हूँ। यानी विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर, रचना शिक्षण से संबंधित विधि कौन सी नहीं है। रचना शिक्षण से संबंधित विधि कौन सी नहीं है पूछा है। तो निर्देशन विधि रचना शिक्षण की है, परामर्श विधि भी रचना शिक्षण की है, रूपरेखा भी है। यानी कि जो भाष्य विधि है वो रचना शिक्षण की न होकर किसकी है मित्रों, काव्य शिक्षण की है। तो इसलिए विकल्प 2 यहाँ पे सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठोपरांत यानी कि इसका जो पाठोपरांत में गुण संधि इस शब्द में, तो इसके फिर गुण संधि के टुकड़े करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, संधि। तो पाठ धन उपरांत, पाठ यानी पाठ, उपरांत यानी बाद में, यानी कि पाठ पढ़ने के बाद में। तो पाठ पढ़ने से पूर्व का नहीं है, पाठ पढ़ाते समय ये तो हो गई दौरान की अवस्था, ये भी नहीं है, घर के समय का नहीं है, बल्कि पाठ पढ़ाने के बाद का है। यानी मित्रों विकल्प 3 सही यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। पढ़िए मित्रों प्रश्न संख्या 6 क्या है, फिर उसका उत्तर बताता हूं मैं। कोशिश कीजिए आप उत्तर बताने की। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है। तो वातावरण पर आधारित ज्ञान देना है तो प्रयोगशाला विधि नहीं है, प्रदर्शन विधि भी नहीं है, संश्लेषण विधि भी नहीं होती। वातावरण पे देना है तो वातावरण से संबंधित कोई चीज़ दिखाएंगे और फिर उसका क्या कराएंगे, अवलोकन होगा। यानी कि विकल्प 4 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, आगमन विधि है, उसका दूसरा नाम क्या है। उदाहरण विधि, विश्लेषण विधि, सत्यापन विधि या सामान्य अनुमान विधि। तो सत्यापन, यहाँ पे देखो विश्लेषण विधि तो कहेंगे नहीं, ना ही सामान्य अनुमान विधि कहेंगे। तो देखो आगमन में होता क्या है मित्रों, उदाहरण से नियम की ओर, है ना। तो जाहिर सी बात है इसे कहेंगे हम उदाहरण विधि, सत्यापन विधि नहीं कहेंगे। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8,
पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन है। पाठशाला में, विद्यालय में क्या करना है? वार्तालाप करवाना है, बातचीत। तो उसकी शिक्षा के लिए अभ्यास का एक साधन बताओ। चित्रों का प्रयोग करोगे, चित्रों से भी वार्तालाप होगी, वाद विवाद से होगी, कहानी रचना उपयुक्त सभी। तो आपको बता दूं मैं, वाद विवाद प्रतियोगिता तो हो ही गई, कहानी रचना तो इससे भी मतलब वार्तालाप की शिक्षा दी जाती है। और चित्रों का प्रयोग करेंगे तो चित्रों को जो भाव समझाएंगे, है ना, तो वो भी एक वार्तालाप का साधन है। यानी कि विकल्प 1, 2, 3 तीनों है। इसका मतलब क्या है कि विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 9 देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और शायद नवीन प्रश्न भी है आपके लिए। बहुत कम लोगों ने देखा है, इसका उत्तर बहुत कम को आएगा। वाचन संबंधी दोष, और जो भी दोष है उन दोष के उपचार पर किसने प्रयोग किए? मन ने, बुकनेर ने, मेंजिल ने या सिम्पसन ने? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुकनेर ने। ये बुक में कहीं पे ब्रकनेर भी आएगा तो उस पर ध्यान मत देना, ये एक ही अलग अलग व्यक्ति नहीं है ना। हालांकि मुख्य नाम इसका मैंने तो काफ़ी जगह बुकनेर ही दे रखा है, तो यहाँ पे विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पे, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 10वां छात्र वार्तालाप में निपुण कैसे हो सकते? देखो बालकों को क्या करना है, क्या करवाना है? वार्तालाप में निपुण करवाना है मित्रों, ताकि वो वार्तालाप करने में निपुण हो जाए। तो अधिक शब्द सीखकर, लिखित अभ्यास से, बोलचाल के अभ्यास से, अधिक पुस्तकें। देखो अधिक पुस्तकें पढ़कर या फिर लिखित अभ्यास से नहीं, अब अधिक शब्द सीखकर, तो शब्द सीखकर की बजाय तुलना में सही ये रहेगा बोलचाल के अभ्यास, यानी कि ज़्यादा वो बोलेंगे, है ना, तो क्या होंगे? वार्तालाप में निपुण हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11वें पर। सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। प्रयोग विधि को हम कह सकते हैं, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। और अच्छे हैं इसीलिए मैंने 15 प्रश्नों के बजाय 30-30 प्रश्न लाना शुरू कर दिया। प्रयोग विधि को हम क्या कह सकते हैं बताओ? सूत्र विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग, संस्कृत विधि। तो संस्कृत विधि और भाषा संसर्ग दोनों नहीं होगा मित्रों ना। अब 2 विकल्प बचे, प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं मैं, जो आगमन विधि है ना, उसके 2 रूप चलते हैं। एक तो चलता है प्रयोग और एक चलता है मित्रों सहयोग। ये 2 रूप होते हैं आगमन विधि के, ठीक है। तो प्रयोग विधि है वो इसमें आगमन विधि में आ जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर आगमन विधि हो जाएगा। जबकि सूत्र विधि की बात करूँ तो एक तो सूत्र विधि और दूसरी पाठ्य पुस्तक विधि, ये निगमन के 2 रूप है, ठीक है। ये निगमन में चलेगी सूत्र विधि। यानी कि प्रश्न संख्या 11वें में यहाँ विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें पर। सारे प्रश्न पूर्णतः सिलेबस पे आधारित है मित्रों, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आने वाले प्रश्न है एग्जाम में ये। प्रश्न संख्या 12वां क्या कहता है देखो, भाषा शिक्षण का रोचकता का सिद्धांत से क्या तात्पर्य? अच्छा प्रश्न है। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत? जैसे भाषा शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो वहाँ पे रोचकता का सिद्धांत है ना, रुचि का सिद्धांत, इससे क्या तात्पर्य? शिक्षक अनेक क्रियाओं प्रसंगों द्वारा भाषा शिक्षण को रुचिकर व हृदयग्राही बनाए। केवल नियम एवं व्याख्या द्वारा शिक्षण कार्य करवाना। केवल प्रयोग, आरती नहीं है ये, केवल प्रयोग ये है मित्रों व्याख्या। केवल प्रयोग एवं रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। केवल प्रयोग एवं अभ्यास द्वारा भाषा शिक्षण करवाए या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो रुचि का सिद्धांत कौन सा होगा? तो देखो प्रयोग करवाते हैं बालक से, अभ्यास करवाएंगे केवल, तो केवल तो शब्द नेगेटिव है, पहले तो इन दोनों सीधे हटा सकते हो। या जब देख लो आप प्रयोग या अभ्यास ही करवाओगे तो उससे रुचि थोड़ी ना होगी, नहीं होगी। और नियम बताओगे, केवल उस नियम की व्याख्या करोगे, उदाहरण नहीं दोगे तो बालक समझ नहीं पाएगा। तो ये दोनों विकल्प हट जाएंगे, ठीक है। तो 2 विकल्प हट गए तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, यहाँ एक ही विकल्प बचा है और वहीं इसका सही उत्तर होगा। रोचकता है ना, रुचि लानी, तो ऐसी अनेक क्रियाएं करेगा शिक्षक, अनेक ऐसी प्रसंग करेगा जिससे भाषा शिक्षण, और लिखा है रोचकता यानी रुचिकर होगा और हृदयग्राही आसानी से ग्रहण करने वाला होगा। प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। बहुत अच्छे प्रश्न है। यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ये 2nd ग्रेड में पूछा गया एग्जाम प्रश्न पूछा गया एक बार ये, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत ही बढ़िया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हर कोई इसका उत्तर नहीं बता सकता है। तो आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नहीं है यहाँ पे। आपको बता दूं मैं, वाक्य विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से आगमन विधि ही बेटर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर।
मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन से क्या लाभ है मित्रों? जो मौन वाचन है उससे लाभ पूछा है, क्या लाभ बताओ? ज्ञान की वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि, तो शारीरिक वृद्धि तो होगी नहीं, गलत है। खरीदी गई किताब का सदुपयोग करोगे, ये भी गलत है। अब दो विकल्प बचे, अवकाश के समय का सदुपयोग करोगे, एक मिनट, अवकाश के समय का सदुपयोग करोगे या फिर ज्ञान की वृद्धि होगी, क्या करोगे? यहाँ पे दो लग रहे हैं, दोनों में देखो ज़्यादातर कौन सा लगेगा। अगर पूछा जाए कि मौन वाचन किस लिए किया जाता है, तब तो आएगा ज्ञान की वृद्धि। क्यों किया जाता है, तब तो ज्ञान की वृद्धि चूज करना है, ठीक है। लेकिन पूछा है कि ये करने से फिर लाभ क्या होता है, तो यहाँ पे है कि बिल्कुल जैसे अवकाश मिला तो उसका समय का सदुपयोग हम मौन वाचन के रूप में कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चौथा विकल्प है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 1 नंबर विकल्प है वो यहाँ पे सही उत्तर नहीं है, भ्रमित मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, देखो, भारत सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्राथमिकता प्रदान की। किसके लिए की? भारत सरकार ने जो दूरदर्शन कार्यक्रम चलाया है मित्रों, उसमें शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है दूरदर्शन के जरिए, तो इसमें उन्होंने प्राथमिकता प्रदान की, यानी कि जिन जिन शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को दूरदर्शन में प्रसारित कराया, उसमें देखो वयस्कों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा के लिए तो उन्होंने वयस्कों का भी सोचा है, वयस्कों के लिए गैर औपचारिक जो शिक्षा मिलती है उनको भी प्राथमिक स्थान यहाँ पे दिया है दूरदर्शन कार्यक्रम में। दूरदर्शन का अनौपचारिकेतर शिक्षा हेतु प्रयोग ये भी इन्होंने दिया है ना, दूरदर्शन पे जो अनौपचारिक शिक्षा है वो भी, और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए भी इन्होंने किया है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे विकल्प सही होगा मित्रों। विकल्प नंबर 4 प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है ये तो। प्रिंट मीडिया होता है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिका? आपको नाम से देखने से पता चलेगा। समाचार पत्र ये प्रिंट मीडिया में आता है मित्रों। पत्र या पत्रिकाएं भी आता है और विद्यालय पत्रिकाएं भी आता है, यानी कि कौन सा नहीं आएगा मित्रों? पाठ्य पुस्तक नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ये प्रिंट मीडिया में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 16 में विकल्प 3 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17 पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका उपयोग होने का प्रमुख कारण क्या है? रटने से मुक्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, पाठ्यक्रम व्याप्ति या विद्यार्थियों का हित? तो देखिए इसमें रटने से मुक्ति मिलती है तो ऐसा कोई नहीं है, पाठ्यक्रम पूरा व्याप्त है तो ये तो उपयोगिता नहीं है ना, और विद्यार्थियों का हित ये भी कोई प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण उपयोगिता ये है कि इससे क्या होता है, ऐसे प्रश्नों से किसी भी चीज़ में मतलब निष्पक्ष, मतलब कि पक्षपात नहीं होता ना, पक्षपात तरीके से मूल्यांकन नहीं होता, बिना किसी पक्ष के बिना किसी भेद के निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 17 में विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 18 के लिए। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है, हिंदी में यानी हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं तो उसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है? अगली कक्षा में कर्मोन्नत, तो देखो कर्मोन्नत चीज़ ये मूल्यांकन से संबंधित नहीं होगी। लिपि का सही ज्ञान होना तो ये भी नहीं है। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो रुचि उत्पन्न करना मूल्यांकन से थोड़ी ना होगी, गलत। तो एक ही चीज़ है विषय ज्ञान की जांच करना। हालांकि मूल्यांकन में 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है, एक तो निदान आएगी और प्लस में उपचार आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है मित्रों, विषय ज्ञान की जांच। विषय ज्ञान की जांच करोगे तो जांच में अगर कोई कठिनाई है बच्चों के तो वो निदान में होगी, जांच करोगे फिर सुधार करोगे, उपचार, दोनों चीज़ें इसमें आ रखी है, ठीक है, बाकी विकल्पों के बजाय। तो विकल्प 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 में, ठीक है, यह चौथा विकल्प सही होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 19 पर। शानदार दमदार प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बताओ देखिए इसको क्या उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो मित्रों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षाओं में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया? देखो उपलब्धि जो परीक्षण टॉपिक है उसको आप पढ़ोगे तो उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार है, एक तो मानकीकृत पहला प्रकार और दूसरा है अमानकीकृत। अमानकीकृत परीक्षण को बोलते हैं शिक्षक निर्मित, जो शिक्षकों ने बनाई, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के टॉपिक में 2 प्रकार के। अब इनको किसने प्रस्तुत किया वर्गीकृत करके? तो मॉरिसन व सिम्पसन, बर्ट व वर्नन, डगलस व हॉलैंड या सिम्पसन व कार्टर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस वे हॉलैंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद रखना, डगलस वे हॉलैंड इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? जो कविता शिक्षण, काव्य शिक्षण, पद्य शिक्षण है, इसका प्रमुख अंग क्या है? पठन बोध, भाव बोध, शब्दार्थ बोध या सरलार्थ बोध? तो मित्रों, काव्य शिक्षण करते हैं ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी चीज़ के भाव का बोध करना। तो विकल्प 2 यहाँ पे राइट आंसर है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर। सारे बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मूक फिल्म उदाहरण है। मूक फिल्म उदाहरण है, तो मूक फिल्म किस चीज़ का उदाहरण है? दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, उक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मूक फिल्म उदाहरण है, मूक फिल्म यानी कि होती है मित्रों गूंगी फिल्म। क्यों गूंगी फिल्म क्यों कहा? क्योंकि मूक मतलब गूंगा होता है, ठीक है, मूक मतलब गूंगा, यानी कि बिना किसी आवाज के, बिना आवाज के, बिना आवाज के फिल्म चल रही है, वो मूक फिल्म है। यानी कि आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? सुनेंगे क्या? कुछ नहीं सुनेंगे, तो उक्त दोनों भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उसमें केवल फिल्म है, तो मतलब उसमें चित्र चलते रहते हैं। तो ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है प्रश्न संख्या 21 में। विकल्प 1 राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 है, भाषा शिक्षण की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाषा शिक्षण की जो विधियां है ना मित्रों, उस विधियों की विशेषता आ रखी है, मानक विशेषता है, उसमें कौन सा कथन गलत है? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 वगैरह, आरटी, ये सारी चीज़ें इसके पक्ष में है कि बालक करके सीखे ज्ञान, है ना, तो ये तो सही है। छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने वाली हो, ये भी सही है ना। भाई शिक्षण विधियों का चयन करेंगे, कुछ शिक्षण विधियाँ खर्चीली भी होगी, समय भी लगेगा, तो उनका क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ बालकों में परिवर्तन करेंगे, इसीलिए उनका उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और छात्रों को कोई चीज़ पढ़ने के प्रति, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पढ़ने के प्रति प्रेरित करने वाली हो, तो ये भी सही है। तीनों विशेषताएं तो है, लेकिन कम समय लेने वाली न हो, ये न गलत आ गया, वहाँ लिखना चाहिए था कम समय लेने वाली हो, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। चौथा विकल्प उत्तर है यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23, निगमन विधि के कितने रूप है? 1, 2, 3, 4, बताओ। निगमन विधि नियम से उदाहरण चलती है। पूर्ण रूप से पूछे कौन सी विधि है, तो अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है पूर्ण रूप से, नियम से उदाहरण चलते। इसके रूप कितने हैं? तो जिस प्रकार आगमन के 2 रूप है, उसी प्रकार निगमन के भी 2 रूप है। आगमन के 2 रूप बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। आगमन के 2 रूप है, एक तो है प्रयोग और एक है सहयोग। उसी प्रकार निगमन के भी 2 रूप है। निगमन के कौन कौन से 2 रूप है? एक तो है सूत्र विधि, और एक है पाठ्य पुस्तक विधि। याद रखना, दोनों के 2 रूप है, ठीक है। तो विकल्प 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 23 में। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है एक और अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? भाषा के संदर्भ में कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है? भाषा वाचिक या उच्चरित है, बिल्कुल सही है। एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हुआ था, उसने कहा था कि जो ध्वनि है वो भाषा का मूल आधार है, यानी कि मुख से जो चीज़ बोलते हैं वो क्या है? भाषा। यानी भाषा वाचिक या उच्चरित होती है या लिखित होती है? मुख्य रूप से आपको पूछे कौन सी होती है, तो मुख्य रूप से तो मौखिक होती है भाषा। कहते हैं ना, मुख द्वारा बोले गए विचार या भाव मौखिक है ना, तो भाषा वाचिक या उच्चरित है, सही है। भाषा व्यक्तिगत होती है, भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया, इन दो में से उत्तर आएगा। या तो व्यक्तिगत होती है या समूह में समाज सापेक्ष। और भाषा अस्थायी होती है, बिल्कुल सही है। और परिवर्तनशील होती है, ये भी सही है। परिवर्तनशील होती है इसलिए तो अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, एक समान भाषा नहीं रहती, ठीक। तो समाज सापेक्ष प्रक्रिया है व्यक्ति, तो भाई साहब भाषा तो समाज सापेक्ष प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि देखो भाषा जो चीज़ है ना वो अर्जित की जाती है, भाषा जन्मजात नहीं होती मित्रों, अर्जित की जाती है। कभी भी भाषा जन्मजात नहीं होगी, याद रखना। तो जन्मजात नहीं है या ना अर्जित है, तो अर्जित कहाँ पे करोगे? घर परिवार में, विद्यालय में, समाज में ही तो करेंगे। तो ये तो इसकी विशेषता है, यानी भाषा किसी व्यक्ति का द्वारा बनाई गई नहीं है, तो भाषा व्यक्तिगत नहीं होती। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 गलत है। विकल्प 2 यहाँ राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 24 में। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं मित्रों। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन।
पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या होता है मित्रों? किसी पाठ्य वस्तु का भाव समझ के पढ़ रहे हो तो पठन का एकमात्र आदर्श रूप है? नहीं, एकमात्र आदर्श रूप यही है, ये तो नहीं हो सकता। पठन की पहली व अनिवार्य शर्त है, ऐसा भी नहीं है। और केवल कविताओं, क्या केवल कविताओं का अर्थ समझते हैं? नहीं, निबंध पढ़ते हैं तो उसका भी अर्थ समझना चाहिए, उसका भी भाव समझना चाहिए। गद्य पढ़ते हैं उसका भी समझना है, तो केवल कविताओं पर यह भी नहीं होगा। सीधी सी चीज़ है कि मतलब भावपूर्ण पठन का मतलब है कि अर्थ को समझना, अर्थ को समझने में मदद करना। प्रश्न संख्या 25 में विकल्प 2 राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम है, इसके जनक बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर है। कक्षा कक्षा अधिगम है, शिक्षक केंद्रित है, विषय केंद्रित स्व अधिगम। इसमें बालक क्या करता है? खुद ही बालक कार्य करता है और खुद का मूल्यांकन स्वयं ही करता है, यानी स्व अधिगम। एक प्रश्न हुआ, इसका उत्तर अगर दे दिया तब खुद को दूसरा प्रश्न मिलेगा, दूसरा प्रश्न नहीं मिलेगा तब तक जब तक इसका उत्तर आप नहीं कर पाओगे। यानी कि बालक खुद ही क्या करेगा? स्व मूल्यांकन भी करता है, मूल्यांकन भी खुद ही करेगा, कार्य भी खुद ही करेगा। शिक्षक निर्देशक या सुविधा के अनुसार होगा। विकल्प 4 सही होगा यहाँ पे। आगे चलिए प्रश्न संख्या 27 पे। एक कुशल शिक्षकों की वाणी, एक कुशल शिक्षक की वाणी में एक आ गया ना, इसलिए बहुवचन नहीं आएगा। एक कुशल शिक्षक की वाणी में कौन सा गुण होना चाहिए? कुशल शिक्षक की वाणी में गुण पूछा है, कौन सा? पद का विभाजन करके पढ़ेगा, बिल्कुल सही है। जैसे कोई शब्द आ रहा है बड़ा तो उसके टुकड़े करके बताएगा इसका अर्थ क्या है, सही है। मधुर बोलेगा, बिल्कुल सही है। और स्पष्ट अर्थ की क्षमता, हर चीज का अर्थ बताने वाली क्षमता रहेगा, सही है। उपयुक्त सभी सारे यहाँ पे सही है। तो प्रश्न संख्या जो 27 है वहाँ विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 पे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है मित्रों? देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की त्रुटियों को पता लगाना, ये तो होगा नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नहीं। प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, प्रगति कितनी हो रही, ज्ञान कितना हो रहा, तो वह तो होता निष्पत्ति परीक्षण, या जिसे उपलब्धि कहूँ या जिसे ज्ञानार्जन कहूँ, तो ये भी गलत। छात्रों का पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बिल्कुल सही चीज है। निष्पत्ति, ज्ञानार्जन, उपलब्धि कुछ भी कह सकते हैं ना, वो प्रगति ज्ञान। लेकिन छात्रों का पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं वहाँ पे ना, निवारण कर रहे हैं किसी चीज का, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का मार्ग है, अच्छा प्रश्न है। 2-3 दिन पहले किसी छात्र ने मुझसे पूछा था, छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का मार्ग कौन सा है? वर्तनी क्या होता है? वर्तनी होती है लिखित शब्द, उसको शुद्ध करना, तो उसके अशुद्धियों को दूर करने का सही मार्ग है। छात्रों से बार बार उसका वाचन कराओगे नहीं। वर्तनी देखो लेखन से संबंधित है, फिर सही लिखवाना है, इसको शुद्ध तरीके से लिखवाना है, तो वाचन यहाँ नहीं संबंधित नहीं, ये भी हट जाएगा। 2 विकल्प बचे, दूसरा तीसरा। कई बार लिखने के लिए कह दोगे तो फिर मतलब वो जानता ही नहीं है तो कैसे लिखेगा? अभी आप उसको बोलोगे कि लिखो ज्योत्सना, ज्योत्सना शुद्ध तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का एक ही उपाय है मित्रों, उसे कहते हैं श्रुतलेख, सुनकर लिखना। अब ज्योत्सना अब बोलोगे तो बार बार यही कि ज्योत्सना लिख, ज्योत्सना लिख रहे, ज्योत्सना लिख रहे, लेकिन बोलने से थोड़ी ना लिख देगा, उसको आता ही नहीं कैसे लिखेगा, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ होगा अध्यापक द्वारा आदर्श लेखन करवाना, आदर्श लेखन करवाएगा, बोलेगा पहले, उसको नहीं मतलब श्रुतलेख करवाएगा। श्रुतलेख से मतलब सुनकर बालक लिखेंगे तब भी गलत लिखेंगे तो बालक फिर मतलब शिक्षक क्या करेगा, अध्यापक क्या करेंगे, वापस में सुधार करेगा, उसे कहते हैं आदर्श लेखन का गुण। या विकल्प 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। यह आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य किसका है? गद्य शिक्षण का, काव्य शिक्षण, कहानी शिक्षण या निबंध शिक्षण? कहानी शिक्षण का तो कल्पना शक्ति होता है, काव्य शिक्षण में रसानुभूति या भावानुभूति होता है, गद्य शिक्षण हो जाएगा। और निबंध शिक्षण में होता है विचारों की अच्छी व्यक्ति करना, ये उद्देश्य होते हैं। गद्य शिक्षण में होता है भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण के 30 अति महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि 30 में से आपका कितना स्कोर रहा था। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़
सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।